So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the electrochemistry, that is the conductivity variation. ठीक है, क्या चीज बेटा, हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें कंडक्टिविटी वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। कंडक्टिविटी वेरिएशन के बारे में। कंडक्टिविटी वेरिएशन आपके दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है नॉर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन, नॉर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन, और दूसरा होता है एक आपका मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन। क्या चीज? मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, देखो वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, कैसे आपका कंडक्टिविटी चेंज होगी, ठीक है ना, एक मेटेलिक कंडक्टर में और साथ साथ एक आपका हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हमें उसी के बारे में आपका देखना है। ठीक है, तो हमें दो टाइप पढ़ने हैं कंडक्टिविटी वेरिएशन में, एक आपका नॉर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन और एक बेटा मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने जब पढ़ा था, ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि डिपेंडेंसी ऑफ द कंडक्टिविटी, दैट इज conductivity is directly proportional to the concentration of solution. Conductivity is directly proportional to the क्या चीज बेटा, concentration of solution। पढ़ा था ऐसा, है ना। तो अब इस पार्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, क्या चीज? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट, electrolyte that completely dissociate in aqueous solution। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो completely dissociate हो जाते हैं aqueous solution में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कितना था? 99.9%। ठीक है, इसी कंडक्टिविटी वेरिएशन को हम लोग इससे जो रिलेट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास था कोई एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज NaCl। तो NaCl का अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो Na+ और क्या होगा? Cl-। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट that completely not dissociate, completely क्या चीज बेटा? not dissociate in aqueous solution is called क्या चीज? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपका CH3COOH ले लें। CH3COOH को अगर हम लोग लेंगे तो ये टूटेगा किसमें? CH3CO- में और +H+ में। और साथ में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो किसमें आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिसके कारण से कभी भी उसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। तो वहाँ पास क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएशन होता है, और वहाँ पास क्या होता है आपका? कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है। और इसको मेटल से जोड़कर, ठीक है, किससे बेटा? मेटल से जोड़कर कंडक्टिविटी को हम लोग कंसंट्रेशन से जोड़कर हम लोग यहाँ पास एक ग्राफ रिलेट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन के टर्म में देखेंगे। तो यहाँ पास ये देखो, नॉर्मल कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में। नॉर्मल कंडक्टिविटी मतलब कापा की हम लोग बात कर रहे हैं, और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हम लोग λm की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और हमने नॉर्मल कंडक्टिविटी यानी कापा के बारे में पढ़ा कि क्या होता है वो। ठीक है, यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास और इससे रिलेटेड हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, किससे? नॉर्मल कंडक्टिविटी से, नॉर्मल कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? कंसंट्रेशन। सही है ना? बोलो, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने वहां पर देखा था। अगर हम लोग इसकी ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? ग्राफ। एक हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ दें,
किससे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और दूसरा हम लोग इसको किससे जोड़ दें? वीक इलेक्ट्रोलाइट से। सॉरी, इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? कंसंट्रेशन ले लेते हैं। क्या चीज? कंसंट्रेशन। ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने कंसंट्रेशन लिया और दूसरी तरफ हम लोग को कंडक्टिविटी लेना है बेटा। क्या लेना है? कंडक्टिविटी लेना है। ठीक है ना। कापा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कापा इज द 1 रेजिस्टिविटी, सही है ना? यही तो पढ़ा था, कापा इज 1 क्या चीज? कंडक्टिविटी इज 1 रेजिस्टिविटी। और अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, ठीक है, 1 रेजिस्टिविटी, और हम लोग अगर रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे तो रेजिस्टिविटी को अगर रेजिस्टेंस से हम लोग जोड़ कर ले लें तो R = रो L बाई ए था। यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालेंगे यानी 1 बाई रो की वैल्यू निकालो। छोड़ो, क्या करना है बेटा? इधर जो चीज मल्टीप्लाई में है उधर चली जाएगी किसमें? डिवाइड में। तो दिस इज व्हाट 1 रो की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस इज व्हाट, बोलो, L × R × A। ठीक है, यही है। तो यहाँ पास अगर हम लोग कापा की वैल्यू देखें तो कापा = यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के टर्म मिले तो L R × A। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पास ये जो कापा होता है वो कंसंट्रेशन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेंगे, किसके लिए बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए चूंकि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, इस वजह से इसका ग्राफ कंडक्टिविटी का क्या होगा? कुछ ऐसे बढ़ेगा, बहुत तेजी से। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन जैसे जैसे तुम बढ़ाते चले जाएंगे इसकी कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा पार्शियली आयनाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पास आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका ये क्या होगा? बहुत ही स्लोली इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इसकी बहुत स्लोली बढ़ेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका ग्राफ क्या होगा? आपका स्लोप, ग्राफ का स्लोप थोड़ा कम होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पास आपका क्या हो रहा है? वहाँ पास आपका कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पास 100% डिसोसिएशन हो रहा है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है? आपका पार्शियली डिसोसिएशन के कारण से कंडक्टिविटी बहुत स्लोली बढ़ रही है अगर हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, आओ अब देखते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो बेटा नॉर्मल था, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन था, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, तो अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन की बात करें, किसकी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन की। तो मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। पहली बात किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। और मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन इज नथिंग बट, हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा = पढ़ा था K/C। ठीक है ना, क्या चीज? K/C, दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन व्हाट? कंसंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। सही है ना? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पास देखो, अभी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन था। और हम लोगों ने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पास तुम अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, यहाँ पास अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ पास क्या होगा? आपका मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? घटती चली जाएगी। और कंसंट्रेशन घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो यानी लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। और उसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में आपका क्या है? ये देखो, हम लोग ले लेते हैं एक तरफ क्या चीज, वहाँ पास कंडक्टिविटी लिया था, यहाँ पास हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास हम लोग लैम्डा एम ले लें और इधर क्या ले लें हम लोग? कंसंट्रेशन। क्या चीज बेटा? कंसंट्रेशन, दैट इज C। ठीक है, उधर हम लोगों ने लैम्डा एम लिया और उधर लिया हम लोगों ने क्या चीज? कंसंट्रेशन C। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पास हमने कहा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो लैम्डा एम घटेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से, दिस इज फॉर व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वहाँ और हम लोगों ने नॉर्मल कंडक्टिविटी में क्या देखा था? नॉर्मल कंडक्टिविटी में यही ग्राफ क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका स्ट्रेट कर्व था, इंक्रीजिंग था। यहाँ पास क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आपका लैम्डा एम के। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? इस तरह से कुछ ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? एक कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, और इसको अभी हम लोग एक टर्म है जिसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, उसके माध्यम से समझेंगे। तो यानी जाहिर सी बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर तुम कंसंट्रेशन धीरे धीरे ले आ रहे हो तो
एक समय ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पास अगर इधर बढ़ते चले जा रहे हो तो यहाँ पास कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। तो अगर जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो उस केस में आपका जब कंसंट्रेशन जीरो होगा तो आपका मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं उस टर्म को भी। तो यहाँ पास देखो हमने ये बताया कि नॉर्मल कंडक्टिविटी वेरिएशन में आपका कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज करता है, जबकि आपका मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन के लिए कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, डिक्रीज होता है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पास अब देखो अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें, जीरो कर दें। ठीक है, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, जीरो कर दें। कंसंट्रेशन को जीरो करने का मतलब क्या चाहिए, ये रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ग्राफ अगर ऐसे चला जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि इस वाई एक्सिस को ये टच करेगा और वाई एक्सिस को जब टच करेगा तो इस केस में आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पास हम नोट करके लिख रहे हैं, नोट करके। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से आपका बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक आपका IIT JEE और नीट कवर करके ले जाता है, इस वजह से मुझे इसके बारे में बताना बहुत जरूरी था। इसका ग्राफ से पूछता है, ग्राफ से रिलेट करके, यानी व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या चाहिए, जीरो। कंसंट्रेशन बेटा क्या कर लें, अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लें, जीरो ले लें। देन कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहलाता है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट और दो डॉट्स ऐसे लगे। ठीक है, दिस इज व्हाट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या सिंबल है बेटा। ठीक है, वैसे ई नॉट, ये ई नॉट नीचे होगा, ई नॉट, ठीक है, टू डॉट्स, दिस इज व्हाट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब कहलाएगी जब वहां पास हम लोग कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या ले लेंगे, हम लोग जीरो ले लेंगे। तो व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो देन कंडक्टिविटी नोन एज व्हाट, देन मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ कंडक्टिविटी लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पास क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। देन क्या चीज, मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज व्हाट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ई नॉट, टू डॉट्स ऊपर। ठीक है, अब हम लोग को बेटा पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका कोलरॉश लॉ। क्या चीज़, आपका कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ ऑफ आयन माइग्रेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कोलरॉश लॉ ऑफ आयन माइग्रेशन। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेटा कोलरॉश लॉ ऑफ आयन माइग्रेशन में कोलरॉश ने एक लॉ दिया था और उन्होंने एक सिंपल मेथड दिया क्या फाइंड आउट करने के लिए, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट व्हाट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी अगर हम लोग कोलरॉश की बात करें, ठीक है ना, तो इट कोलरॉश लॉ गिवन द सिंपल मेथड टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कब बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, तो यानी ये देखो कोलरॉश के बारे में अगर हम लोग लिख लें तो कोलरॉश लॉ given the simple method to find the conductivity of electrolyte at infinite dilution। कोलरॉश ने क्या किया, कोई पूछेगा व्हाट इज कोलरॉश लॉ, तो कोलरॉश ने क्या किया था, कोलरॉश ने एक सिंपल मेथड दिया था क्या फाइंड आउट करने के लिए, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। किस पर बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और इस पर इन्होंने एक इक्वेशन दी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि तुमसे कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन चूँकि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है डायरेक्टली कि इस इक्वेशन ये किसके लिए दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बोथ के लिए, कि नन ऑफ दिस के लिए। तो दैट इज लैम्डा m इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस AC की पावर हाफ। क्या चीज़, लैम्डा m इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस AC की पावर हाफ। ठीक है, तो हम लोग आइए इसको लिख लेते हैं। तो यानी हम लोगों ने देखा कि लैम्डा m इज इक्वल्स टू ई नॉट
माइनस AC की पावर हाफ, ठीक है, AC की पावर हाफ, ठीक है। तो लेमडा एम क्या है बेटा, लिख लो अलग अलग वैल्यू। लेमडा एम यहाँ पास क्या है, लेमडा एम यहाँ पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ई नॉट क्या है, ई नॉट टू दी पावर डॉट, ये क्या है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, ए क्या है आपका आर्हेनियस फैक्टर, ये कांस्टेंट कहते हैं इसको। और सी क्या है तुम्हारा कंसंट्रेशन, क्या है सी क्या है बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली आपका क्या होता है, आपका एग्जाम में पूछता है। तो कोल्लॉस ने क्या कहा था, कोल्लॉस ने एक सिंपल मेथड दिया था इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर लॉ में इन्होंने बताया क्या। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके ही इन्होंने अपने लॉ के बारे में एक सर्वेक्षण दिया। तो आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at infinite dilution cation and anion move independently with each other in the solution at according to this law cation and anion चाहे वो cation हो और चाहे anion हो move independently, ठीक है, with each other in the solution, move independently with each other in the solution। मतलब आपका कोई भी आपका सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कब बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कब उन्होंने किसके बारे में बताया था, एट इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन cation and anion move independently with each other in the solution। cation और anion क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एक दूसरे से, कहाँ पास, आपका सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस तरह से हम लोग लिमिटिंग आपकी कंडक्टिविटी निकाल देते हैं। तो लेमडा नॉट अगर हम लोग NaCl का निकालें तो अगर मूव इंडिपेंडेंटली करेंगे तो इनको स्प्लिट कर जाना चाहिए, यानी लेमडा नॉट इक्वल्स टू Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। अगर इसी तरह से लेमडा नॉट MgCl2 का निकालो तो MgCl2 में क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट Mg2 प्लस क्या चाहिए बेटा, लेमडा नॉट क्या चाहिए Cl माइनस। और Cl यहाँ पास कितना है, देखो क्लोरीन 2 है तो इसलिए यहाँ पास क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसी तरह से लेमडा नॉट, ठीक है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये आपके cation और anion है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मूव इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी आपका cation अलग हो जाता है और क्या हो जाता है, anion भी क्या हो जाता है, यहाँ पास अलग हो जाता है। तो यहाँ पास लेमडा नॉट अगर हम लोग यहाँ पास KCl का निकालेंगे तो दिस लेमडा नॉट फॉर K प्लस और लेमडा नॉट फॉर क्या चाहिए, Cl माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी आयनिक सॉल्यूशन दे दिया जाए, देखो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है बेटा, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने लिया है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लोग को हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले जाते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले जाने पर यहाँ पास जो cation और anion होते हैं वो आपके एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर इन जनरल टर्म में अगर xy की वैल्यू ले लो, किसकी, इन जनरल अगर हम लोग लेमडा xy ले लें, लेमडा नॉट फॉर xy, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट फॉर x प्लस और लेमडा नॉट फॉर y माइनस, कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो। एक जनरल टर्म में हम लोगों ने लिख लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्प्लिट कैसे किया उसने, ठीक है, cation और anion, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने बेटा cation के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया और anion के भी लिए एक्सपेरिमेंट किया। आओ हम लोग वो cation और anion का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपना क्या किया। तो बेटा आइए देखते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। उन्होंने देखो इस तरह से पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह से दो आयनिक कंसंट्रेशन लिए, एक यहाँ पास KCl लिया, NaCl लिया, KBr लिया, NaBr लिया, Ki लिया, Nai लिया और KNO3 लिया, NaNO3 लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या कर दिया, इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कंपेयर कर दिया। तुम्हें अगर तुम देखो ध्यान से तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तुम्हें क्या चीज कॉमन दिखा रही है, यहाँ पास देखो Cl कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास आपका Br कॉमन दिख रहा है,
यहाँ पास आपका आयोडीन कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास आपका NO3 कॉमन दिख रहा है, तो बचा यहाँ पास KNA और यहाँ पास भी KNA, सही है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब उन्होंने इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो कंपेयर करने पर उन्होंने देखा कि वहाँ पास सब जगह जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, आपकी वो कितनी आ रही थी 23.4 आ रही थी, कितनी आ रही थी 23.4। यानी जाहिर सी बात है यहाँ पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेने पर जो आपका सेम आपका एनायन था एक दूसरे को क्या कर दिया होगा, ये कैंसिल कर दिया होगा, बचा क्या चीज केटायन। तो केटायन का यहाँ पास जब डिफरेंस निकला पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम, तो वहां पास ये क्या आया आपका सेम आया, ठीक है ना। अब फिर ये क्या किए, क्योंकि यहाँ पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था 100% डिसोसिएशन हुआ होगा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये पहुंचे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने CH3COOH लिया और इसको जब स्प्लिट किया और इसको इक्विलिब्रियम में ले आया तो कुछ ऐसा हुआ, भाई 100% डिसोसिएशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर टाइम t बराबर 0 पर, किस पर बेटा, टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन क्या लिया इन्होंने C, और जाहिर सी बात है टाइम t बराबर 0 पर इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब टाइम t बराबर t पर यानी इक्विलिब्रियम में आने पर ये क्या हो गया होगा C1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा और C अल्फा, ये आपने इक्विलिब्रियम में सीखा होगा क्लास 11th में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पास से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूं, अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज दिस अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सब आपने क्लास 11th इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और क्या चीज आपका डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करें तो दिस इज व्हाट, हमारे एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमारा क्या होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप देख लेते हैं यहाँ पास वैल्यू पुट करके कि हमारा कैसे ये कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइम t बराबर t पर है, दिस इज स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, stochastic coefficient of the product upon stochastic coefficient of what, stochastic coefficient of reactant, ठीक है। तो यहाँ पास ये रहा आपका K इक्वल्स टू, यहाँ पास ये देखो इसका कंसंट्रेशन कितना है C अल्फा, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, ये भी कितना है आपका C अल्फा अपॉन ये कितना है आपका C1 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पास ये आपका आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, यहाँ से C कैंसिल हो गया, यानी K इक्वल्स टू क्या बचा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अल्फा की वैल्यू अगर 0 ले लूँ तो यहाँ पास ये क्या आ जाएगा, बोलो, अल्फा की वैल्यू अगर 0 नीचे वाले अल्फा की, क्योंकि 1 में से अगर माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू रही होगी, और 1 में से बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऐसे केस में आपका 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 ही ले लें तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखो आसानी से कैलकुलेट हो सकती है ना, बोलो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट हो सकती है। यानी अगर ये देखो, ठीक है, बहुत बेटा ये सब IIT JEE और नीट का सिलेबस को लेकर कवर कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पास अगर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पास 1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो दिस इज K इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे दिस इज व्हाट रूट K, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एडवांस वाले क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है ना, मेंस में नहीं मिलेगा, IIT JEE के एडवांस में ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इससे न्यूमेरिकल जुड़े हुए, ठीक है। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये रहा, किससे जुड़ा हुआ, आपका कोलरॉच लॉ से जुड़ा हुआ है। तो देखो बेटा कोलरॉच लॉ से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पास क्या पूछा है, कैलकुलेट लैम्डा m नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, फ्रॉम द डाटा, ये डाटा दिया हुआ है, तुम्हें क्या निकालना, लैम्डा m नॉट की वैल्यू निकालनी, किसके लिए, CaCl2 के लिए और MgSO4 के लिए। अभी मैंने कोलरॉच लॉ का आयन माइग्रेशन में मैंने ये बताया कि सिंपल इसको स्प्लिट कर दो, क्या कर दो बेटा, स्प्लिट कर दो, तो लैम्डा m नॉट फॉर CaCl2 अगर तुम कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा,
लेमडा नॉट फॉर Ca2 प्लस और यहाँ लेमडा नॉट फॉर क्या चीज Cl माइनस, इसके आगे 2 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पास क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखो यहाँ पर सारा डाटा दिया रहेगा बेटा, ठीक है। कोर लॉस क्लास क्वेश्चन आ गया तुम्हारे बोर्ड में तो ये सारा डाटा दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या कर लो, वैल्यूज रख दो। वैल्यूज कितनी है Ca2 प्लस की, Ca2 प्लस की यहाँ पास कितनी है 119.0 दिया हुआ है और Cl माइनस की कितना दिया हुआ है प्लस 2 × 76.3, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर दो तो दिस इज 119 प्लस 2 3 जा 6 2 6 जा 12 1 कैरी 2 7 जा 14 115 152.6, ठीक है। अब यहाँ पास इसको आप ऐड कर दो तो ये देखो 9 2 11 1 कैरी 7 और ये रहा 2 271.6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आसान से क्वेश्चन आएंगे कोर लॉस लाके, ठीक है। अगर पूछ लिया तो केवल स्प्लिट कर देना और स्प्लिट करके तुम्हें क्या कर लेनी है, वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारा क्या बोला, MgSO4 का निकालना है। तो MgSO4 का निकालने के लिए क्या करोगे आप, लेमडा नॉट फॉर क्या चीज बेटा MgSO4 और यहाँ पास ये देखो ये टूटेगा किसमें, लेमडा नॉट फॉर Mg2 प्लस लेमडा नॉट फॉर SO4 2 माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पास Mg2 प्लस का कितना दिया हुआ था आपको 106 दिया हुआ था और SO4 2 माइनस का कितना दिया था 160 दिया था। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पास 6 से 266 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आसान सा न्यूमेरिकल होगा आपका कोर लॉस से रिलेटेड, ठीक है ना। यही तो बताया था हमने आयन माइग्रेशन में अभी डिस्कस किया है ना। आइए हम लोग बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपका बहुत अच्छा है। आइए देख लेते हैं क्या है वो। तो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेमडा एम नॉट फॉर NaCl HCl एंड NaCl, है ना। लेमडा एम नॉट NaCl सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaC सोडियम ऑक्टेनाइड का इतना इतना और इतना दिया हुआ है। तुमसे बोला है कैलकुलेट लेमडा एम नॉट फॉर HAC, इसके लिए हाइड्रोजन ऑक्टेनाइड के लिए निकालना है। तो यहाँ आप अगर लेमडा नॉट फॉर HAC निकालना चाहोगे, ठीक है, HAC अगर निकालोगे तो आपके लिए क्या होगा, लेमडा नॉट फॉर क्या चीज H प्लस और लेमडा नॉट फॉर क्या चीज AC माइनस, सही है। तो यानी ये निकालना है तुमको, जो वैल्यू दी हुई है इसी से तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो और जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पास लेमडा नॉट फॉर क्या दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है और NaCl इक्वल्स टू क्या होता है लेमडा नॉट फॉर क्या चीज Na प्लस प्लस लेमडा नॉट फॉर क्या चीज Cl माइनस। इसको हम लोग क्या मान ले, फर्स्ट इक्वेशन मान ले। और इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू लेमडा नॉट फॉर NaCl कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया 126.4। तो इसकी जगह क्या रख दें 126.4 रख दें, कोई दिक्कत है ना। तो इसको मिटा के मैं 126.4 रख दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। सेकंड देखो, सेकंड आपका दिया है लेमडा नॉट फॉर HCl, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं लेमडा नॉट फॉर HCl इक्वल्स टू लेमडा नॉट फॉर H प्लस और लेमडा नॉट फॉर व्हाट Cl माइनस। इसको हम लोग क्या मान ले, सेकंड मान ले, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो लेमडा नॉट फॉर HCl कितना दिया, ये दूसरा डाटा HCl का था 425.9, क्या चीज 425.9। अब तीसरा देखो डाटा दिया है किसके लिए, आपका NaC के लिए, तो यानी लेमडा नॉट फॉर क्या चीज NaC हम लोग लिख लें तो दिस इज लेमडा नॉट फॉर क्या चीज Na प्लस और प्लस लेमडा नॉट फॉर क्या चीज आपका ऑक्टेनाइड्स AC माइनस। इसको हम लोग क्या मान ले, थर्ड मान ले। और यहाँ पास देखो लेमडा नॉट NaCl का कितना दिया हुआ है 91, कितना दिया हुआ है 91। इसको हम लोग क्या मान ले, थर्ड मान ले, ठीक है ना। तो अगर तुम देखो ध्यान से, अगर इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी है और तुम्हें H प्लस और AC माइनस की वैल्यू पता लग जाए तो दोनों को तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और ऐड कर दोगे तो लेमडा नॉट फॉर HAC आ जाएगा। और वही तुमसे देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखो तुम इन तीनों इक्वेशन में ऑपरेशन कर सकते हो। इन तीनों इक्वेशन में तुम्हें किसको बचा के रखना है, H प्लस को और AC माइनस को। तो तुम्हारा H प्लस और AC माइनस कहाँ है, ये रहा आपका H प्लस और ये रहा आपका AC माइनस, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, तुम इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, H प्लस और AC माइनस मिल जाएगा। लेकिन साथ में तुम्हें Na प्लस और Cl माइनस भी मिलेगा, जिसको तुम्हें क्या करना रहेगा, एलिमिनेट करना रहेगा। तो अगर तुम इसको एलिमिनेट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, यानी इन दोनों को प्लस करके फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ कि सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है, इसको हमने करके क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना फर्स्ट में,
सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट से। तो सेकंड और थर्ड पहले ऐड कर ले। सेकंड और थर्ड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड 425.9 प्लस 91.0, ठीक है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट किससे करना है फर्स्ट से, तो यहाँ पास ये क्या होगा -126.4 इज इक्वल्स टू, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला भी ऑपरेशन कर लें, इन दोनों को प्लस किया था, लैम्डा नॉट फॉर H प्लस प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl माइनस प्लस, ठीक है, लैम्डा नॉट फॉर Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl माइनस, और इन दोनों को ऐड कर दिया सेकंड थर्ड को, फर्स्ट को माइनस किया तो फर्स्ट में क्या था आपका लैम्डा नॉट फॉर Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl माइनस। दिख रहा है मैंने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पास देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, और Cl माइनस से क्या हो जाएगा, Cl माइनस से क्या हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल हो गया, दिख रहा है। अब यहाँ पास बचा क्या, ठीक है, हाँ एक मिनट, H प्लस यहाँ पर Na प्लस, यहाँ AC होगा, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है, AC माइनस, तो इसको नहीं यहाँ वाला Cl माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखो बचा क्या रह जा रहा है, और देख लेते हैं। तो यहाँ पास ये देखो इक्वेशन में ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पास ये देखो इन दोनों को प्लस करो, तो इन दोनों को प्लस करोगे 425 और 91 को, तो 425 और 91 को प्लस करने पर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 516.9, क्या चीज 516.9 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना 126.4, कितना बेटा 126.4, और इधर क्या बचा रहेगा लैम्डा नॉट फॉर H प्लस प्लस लैम्डा नॉट फॉर AC माइनस, बचा रह गया ना, ठीक है। तो देखो गिवन डाटा से मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 390.5, कितना बेटा 390.5 लैम्डा नॉट फॉर H प्लस प्लस लैम्डा नॉट फॉर AC माइनस, कितना साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन यूनिट क्या दी थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दी थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कोलरॉस लॉ का दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। इस तरह से आसान से न्यूमेरिकल आएगी कोलरॉस लॉ से, ठीक है ना। अगर लैम्डा नॉट की वैल्यू पूछ रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव में तुम्हें कुछ गिवन वैल्यूज क्या होंगी, दी रहेंगी, ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपका लास्ट लेक्चर हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पास आपका बैटरी हटा दिया गया है सिलेबस से, बैटरी हटा दिया गया है, मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो इसके बाद में जो टॉपिक बच रहा है वो बैटरी ही है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को एंड करेंगे, और फिर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पर आएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से नोट्स बनाइए, और आप क्या करिए, हमें नोट्स पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, और कोई डाउट होता है तो मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोन करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हम लोग आपका प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। ओके, थैंक यू।